ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर या कहिए अब मेरे नए चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। नए चैनल का नाम है आचार्य निखिल दत्याल। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये ऑफिशियली इस चैनल का पहला वीडियो है। क्या वीडियो है, टॉपिक पे देखिए गया होगा, थंबनेल पे देखिए गया होगा। ज्योतिष क्या है इसके संदर्भ में आगे बढ़ूंगा, पर क्योंकि ऑफिशियली ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है तो मेरी अभिलाषा है कि इसको मंगलाचरण मंत्रों के साथ इसकी शुरुआत करी जाए। इसलिए स्वस्ति वाचन, शॉर्ट स्वस्ति वाचन, फिर गणेश जी का एक मंत्र, फिर सरस्वती जी का एक मंत्र और नवग्रह मंत्र, इनसे मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा और फिर मैं टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। तो शुरुआत करते हैं स्वस्ति वाचन, शॉर्ट स्वस्ति वाचन से और गणेश जी के मंत्र से। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती मंत्र। ओम वाग्देव्यै च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। ऑब्वियसली चैनल पर अलग अलग वीडियोस आएंगी, राशि नक्षत्र एनालिसिस, लेकिन ज्योतिष है क्या, ज्योतिष का मूल तत्व क्या है, क्या परिभाषा है ज्योतिष की, क्या कोई प्रकार है ज्योतिष के, ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इन सबको जानने के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जो एक बेसिक तत्व होता है कि जहाँ से हम स्टार्ट करें कि भाई हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं, है क्या ज्योतिष, उसको जानने के लिए ये वीडियो है। सरलता से अगर स्टार्ट करें तो ज्योतिष की, अगर हम बहुत ज़्यादा, मैं संस्कृत में नहीं जा रहा कि संधि विच्छेद करके बताऊं, लेकिन ज्योत और ईश ये दो शब्दों से जुड़ा है। ज्योत का मतलब क्या है, प्रकाश, और ईश्वरीय तत्व। तो ये जो ज्योतिष ज्ञान है ये वैसा प्रकाश है जिसमें ईश्वरीय तत्व विद्यमान है। यानी कि एक ऐसी ज्योति है, एक ऐसा उजाला है, एक ऐसी लाइट है जो जिसमें ईश्वर का एक तत्व विद्यमान है और जो हमें या हमारे गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी है। असल में ज्योतिष का जो ये शास्त्र है ये मार्गदर्शन का ही टूल है। इसीलिए इस शब्द की जो एक छोटी सी व्याख्या है वो यही बताती है कि ऐसा प्रकाश जिसमें खुद ईश्वर का एक तत्व विद्यमान है, उसी को ज्योतिष कहा जाता है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी शब्द और ज्योतिष क्या ये सेम है, और क्या एस्ट्रोलॉजी जो शब्द है वो ज्योतिष की जो परिभाषा है उससे मिलता है या उसको जस्टिफाई करता है। मेरे हिसाब से नहीं। जब हम केवल एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है कि ग्रहों के बारे में पढ़ना। अब ये अलग बात है क्योंकि अब नॉर्मल एक टर्म में हम एस्ट्रोलॉजी ही बोल देते हैं, एस्ट्रोलॉजर ही बोल देते हैं, लेकिन ज्योतिष जो शब्द है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। अगर केवल हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे केवल ये है कि जो ग्रहों के बारे में एक जो स्टडी होती है उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, पर ज्योतिष जो है उसका जो प्राय है वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो ज्योतिष की परिभाषा क्या है उसी की हम चर्चा करेंगे। अब हम ज्योतिष की डेफिनेशन या परिभाषा देखते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि एस्ट्रोलॉजी जो शब्द है वो बहुत सार्थक नहीं है ज्योतिष के लिए, लेकिन क्योंकि सामान्य तौर पर हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। उस पॉइंट को मेरा समझाने का मतलब ये था कि एस्ट्रोलॉजी जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो केवल स्टडी ऑफ प्लैनेट्स है, पर ज्योतिष अपने आप में बहुत बड़ा विशाल सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा एक सामान्य तौर पर हम एस्ट्रोलॉजी ही उसको बोल देते हैं, तो हम उसी की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं कि ज्योतिष है क्या। एस्ट्रोलॉजी या फिर कहिए ज्योतिष की जब हम बात करें तो ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है या ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों आदि के
प्रभाव को जान सकते हैं तथा उनके माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। पुरुष सूक्तम जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सहस्त्र शीर्षा पुरखः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, यानी कि ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसकी कितनी अनगिनत आंखें हैं, अनगिनत हाथ हैं, कुछ पता ही नहीं है कितना बड़ा एक ये ब्रह्मांड है। उसमें जो हमारा एक नवग्रहों का स्वरूप है, हमारा जिन चीज़ों से हम डील करते हैं, उन ग्रहों का, उन नक्षत्रों का, उन राशियों का क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, इसी को हम ज्योतिष कहते हैं। आजकल ये अलग बात है कि ज्योतिष के नाम पर केवल यही हो गया कि भाई जो ऐसी चीज़ है जिससे आप रातों रात अमीर बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, जो कि गलत चीज़ है, क्योंकि ज्योतिष मार्गदर्शन का टूल है। ज्योतिष आपको मार्गदर्शन आपका करके आपको आगे अवश्य बढ़ा सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो रातों रात आपकी किस्मत बदल देगा। ज्योतिष के द्वारा आप सही डिसीजन ले सकते हैं, पर प्रारब्ध जो होता है व्यक्ति का वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर प्रारब्ध में लिखा है तो वो चीज़ मिलेगी। हाँ, ज्योतिष के द्वारा मार्गदर्शन से जो प्रारब्ध की बहुत अच्छी चीज़ें हैं उसको और भी निखर कर आप प्राप्त कर सकते हैं, और जो बुरी चीज़ें हैं उनसे थोड़ा बहुत बचा जा सकता है। इसीलिए ज्योतिष का अर्थ क्या है, जो भी ये सेलेस्टियल चीज़ें होती हैं, ग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, राशियाँ हो गई, ना केवल यही चीज़ नहीं है, और भी बहुत कुछ है, उपग्रह हैं, इन सब का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हमारे जीवन को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, इसी को ज्योतिष कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ज्योतिष के कितने प्रकार हैं। क्या एक ही प्रकार के ज्योतिष है? नहीं, 3 प्रकार की ज्योतिष उल्लेखित है। पहली है सिद्धांत ज्योतिष, संहिता और होरा। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ। सिद्धांत ज्योतिष, जो भी ज्योतिष में कैलकुलेटिव पार्ट होता है, जो मैथमेटिकल पार्ट होता है, कुंडली कैसे बनानी है, जब जन्म हुआ बच्चे का तो कहाँ पे हुआ, क्या लॉन्गिट्यूड क्या लैटिट्यूड था, उस समय पर ग्रहों की क्या स्थिति थी, उससे दशा निकालना, कुंडली बनाना, लग्न की डिग्री निकालना, ग्रहों की डिग्री निकालना, ये सब सिद्धांत ज्योतिष में आता है। बहुत बड़ा टॉपिक है, केवल यही नहीं है, बहुत चीज़ें। इसको हम सरल भाषा में, ल्यूसिड भाषा में मैं कहूँगा एस्ट्रोनॉमी, पर फिर से मैं कहूँगा इंग्लिश जो शब्द है वो जस्टिफाई नहीं करते। सिद्धांत ज्योतिष में बहुत कुछ है, सूर्य सिद्धांत है, बहुत कुछ है, बहुत अपने आप में एक बड़ी शाखा है वो। हाँ, इसमें प्रेडिक्टिव इतना नहीं है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा उल्लेखन मिल जाता है, पर ये जो पार्ट है इसको हम एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, या फिर कहिए कि कुंडली बनती कैसी है, ग्रहों की विवेचना करने से पहले जो सारा पार्ट होता है ना, कि क्या कुंडली है, ग्रह क्या है, वर्ग कुंडली कैसे बनी, नक्षत्र की डिग्री क्या है, सॉरी, या ग्रह नक्षत्र किस नक्षत्र की डिग्री पर है, लग्न किस डिग्री का है, वो सब जो पार्ट होता है वो सिद्धांत ज्योतिष में आता है, मैथमेटिकल पार्ट। आजकल यही प्रॉब्लम है, लोग ज्योतिष 3 दिन में सिखा रहे हैं, जो सीख रहे हैं उनको मैथमेटिकल पार्ट तो बिल्कुल पता नहीं होता। अगला ज्योतिष का स्कंद क्या है, जो इसको त्रिस्कंद ज्योतिष कहा जाता है। 3 पार्ट की ज्योतिष, 3 प्रकार की ज्योतिष। तो त्रिस्कंद ज्योतिष में सेकंड पार्ट होता है संहिता। संहिता एक बहुत ब्रॉड लेवल पर ज्योतिष का उपयोग दिखाता है। कई लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। ज्योतिष का उपयोग हर चीज़ में होता था पहले। इवन जब खेती होती थी, कौन से दिन कौन से बीज बोने हैं उसका मुहूर्त निकालकर बीज बोए जाते थे, कब क्या तोड़ना है। स्पेशली औषधियों में आज भी जो, अब खैर वो जो एक कला है, वो जो विद्या है वो लुप्त होती जा रही है, लेकिन आज भी कई जो वैद्य हैं वो परंपरानुगत जो चल रहे हैं वो ज्योतिष के हिसाब से ही जड़ी बूटियों को बोते हैं और उसी के हिसाब से उसको तोड़ते हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन जो संहिता होती है उसमें बहुत कुछ है। एक बहुत बड़े लेवल पर जहाँ पे ज्योतिष का केवल प्रेडिक्टिव पार्ट नहीं, वो हो रहा है, मैं आऊँगा उस पर, लेकिन जहाँ पर हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी की भी बात करते हैं कि भाई लड़ाई होगी कि नहीं होगी, कुछ महामारी आएगी कि नहीं आएगी, अर्थक्वेक्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ये पार्ट होता है। इवन जो वास्तु है वो भी बहुत हद तक संहिता का पार्ट है, क्योंकि संहिता में एस्ट्रो वास्तु के बारे में बहुत बताया गया है
कि एस्ट्रोलॉजिकली वास्तु किस प्रकार से प्रभाव डालता है। मैं हमेशा कहता हूँ वास्तु अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक वो एस्ट्रो वास्तु का पार्ट नहीं बनता। तो संहिता एक बहुत ब्रॉड लेवल पर, उसमें ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात होगी, उसमें बड़े लेवल पर आपके साथ क्या हो सकता है। अब जैसे संवत्सर आता है, जब नया साल हिंदू कैलेंडर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एक चार्ट बनता है, उसके हिसाब से देखा जाता है। आप लोग में से जो पंचांग पढ़ते होंगे वहाँ पे एक संवत्सर का एक चार्ट बनाते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं कि साल कैसा जाएगा, फसल कैसी होगी, अर्थक्वेक कब आएंगे। तो जो ब्रॉडर लेवल पर, इसको मैदिनी ज्योतिष भी इसी का पार्ट है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी, कि उसमें क्या क्या बड़ी घटनाएं, युद्ध कब हो सकते हैं, युद्ध की संभावना कब हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें संहिता में आएंगी। यानी कि जो बहुत बड़े लेवल पर कई बड़े बड़े जो लेखक रहे हैं ज्योतिष के, उन्होंने प्रेडिक्टिव बुक्स के साथ साथ अपनी संहिता भी लिखी है। पराशर संहिता है, बृहत संहिता है, और कई ऐसी संहिताएं हैं जिसमें बहुत चीज़ें बताई गई हैं और ज्योतिष का उसमें हर एरिया में उपयोग दिया गया है। अब आते हैं अगले तीसरे ज्योतिष के पार्ट पर, जो जिससे हम सब रिलेट करते हैं, जो हम सब पढ़ना चाहते हैं और हम सब उपयोग करना चाहते हैं, वो है होरा। जो हम 1-to-1 एस्ट्रोलॉजी करते हैं कि भाई कुंडली देख रहे हैं, क्या आपकी कुंडली किस प्रकार की है, वो जो पार्ट होता है ना, जो प्रिडिक्टिव पार्ट होता है, जो जिसमें हम एक व्यक्ति विशेष की कुंडली पढ़ते हैं और अपना विवेचन देते हैं, विवेचन करते हैं, उसको होरा कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की ज्योतिष होती है। सिद्धांत, जैसा मैंने कहा, मैथमेटिकल। जो लोग सच में ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनको ये बेसिक्स थोड़े पता होने चाहिए। दूसरा है संहिता, जो मैंने कहा ब्रॉडर लेवल पर, मंडेन भी जिसमें आ गया, बाकी सब कुछ भी आ गया। और तीसरा है होरा, जो हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, एक 1-on-1 जब हम देखते हैं किसी की कुंडली या बाकी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं कि हाँ कि भैया आपका जीवन ऐसा जा सकता है, आपका जीवन ऐसा जा सकता है, तो वो जो पार्ट होता है जिसमें हम ऑब्वियसली सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा तत्पर होते हैं सीखने के लिए, वो होता है होरा। अब संहिता अधिकतम लोग क्यों नहीं करते? पहली बात, आप कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये महामारी आ गई थी, ज्योतिषों ने बताया नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ पढ़ा आपने कि ज्योतिषियों ने नहीं बताया? 2020 में जब कोरोना आया था, उससे पहले पंचांग आ गया था, उसमें साफ लिखा हुआ था, जिन्होंने भी वो बनाया था, कि महामारी आ सकती है। पर आप में से कितनों ने वो पढ़ा होगा? हमारे लिए ज्योतिष क्या है कि भाई एक जगह पे देख लिया, अच्छा बुरा क्या है, आज का डेली राशिफल क्या है। तो लोग क्यों नहीं जाते संहिता के प्रति? अब भाई घर भी तो चलाने हैं। कोई ज्योतिष अगर भाई लेट्स से कि कोई प्रोफेशनल नहीं है, वो एक हॉबी के अनुसार कर सकता है संहिता ज्योतिष, पर अधिकतम लोग अपना प्रोफेशनली अगर करते हैं तो उस तरफ क्यों नहीं जाते? क्योंकि उसमें पैसा नहीं है, उसमें आपके घर नहीं चलते। या तो सरकार अगर उस पर किसी को फंड करे कि भाई हाँ हम करते हैं, पर वो भी नहीं हो सकता, सरकार कभी नहीं मानेगी। सरकार में जितने लोग बैठे हैं सारे ज्योतिषियों के पास जाते हैं, पर कोई नहीं मानता कि हाँ हम ज्योतिष के पास जाते हैं। तो इसलिए संहिता एक ऐसा पार्ट है ज्योतिष का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसको ज़्यादा एक्सप्लोर कम लोग ही करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें एक प्रोफेशनल एंगल बहुत ज़्यादा नहीं होता। कुछ लोगों ने ट्राई भी किया था, पर वही उसमें रिसर्च बहुत है और उसमें फिर बहुत मटेरियल, बहुत रिसोर्सेज का भी उपयोग है, डीप रिसर्च करनी पड़ती है। पर बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है जिसपे अवश्य अगर कुछ लोग आगे चलकर काम करना चाहें, मेरे को भी अगर समय मिला मैं उस पर काम करूंगा, पर ये बहुत एक विशेष एक अंग होता है। मैथमेटिकल, जैसे मैंने कहा, ये प्रिडिक्टिव इसमें ज़्यादा नहीं होता, पर कैसे ग्रहों की स्थिति है, अब कब ग्रहण लगेगा, कब ग्रह वक्री होगा, कब ग्रह अस्त होगा, कब अतिचारी स्थिर ग्रह रहेगा, राशि परिवर्तन किस दिन होना है, ये सब इससे पता चलता है। जब हमें यही नहीं पता चलेगा तो हम प्रेडिक्टिव क्या कर पाएंगे? हमारे देश में जो कितने वर्षों से हम ग्रहण को सही प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं कि हाँ इस टाइम पे ग्रहण लगेगा, तो देखिए हमारा जो पंचांग है, हमारे जो ये एस्ट्रोनॉमी है, वो कितनी एडवांस और कितनी अच्छी कितने वर्षों से रही है। तो ये 3 प्रकार की ज्योतिष होती है, 3 प्रकार की शाखाएं हम इसको कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इसको त्रिस्कंद ज्योतिष कहा जाता है। ध आता है, शायद मेरी टीम ने गलत लिखा, त्रिस्कंद ज्योतिष इसको कहा जाता है। तो ये, और मैंने कहा जो ज्योतिष सीखना चाहता है उनको थोड़ा बहुत आइडिया इस चीज़ का होना चाहिए, अगर आप सच में ढंग से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं कि ज्योतिष को हम वैदिक ज्योतिष क्यों कहते हैं। कुछ लोग बहुत तर्क देते हैं कि भाई वेदों में तो ज्योतिष है ही नहीं, तो इसको वैदिक ज्योतिष क्यों कहते हैं। अब उनको पहले तो ये समझाओ कि वेद का अर्थ क्या है। मतलब कि अगर 4 वेद हैं तो वही
सारा ज्ञान क्या उसी में है, या फिर उससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता? ये गलत चीज़ है। वेद खुद कहते हैं कि ज्ञान कभी भी स्थगित नहीं होना चाहिए। वेद का अर्थ ही ज्ञान है। जहाँ पे ज्ञान है, जो ज्ञान युक्त चीज़ है, वो वैदिक है। अगर ऐसा ही है तो आयुर्वेद को वेद की उपाधि क्यों दी गई है? उसको भी तो कहीं कहीं पंचम वेद कहा जाता है। पहले तो एक ही वेद होता था, फिर उससे निकले अलग अलग ऋग्वेद हुए, फिर आपका यजुर्वेद हुआ, सामवेद हुआ, अथर्ववेद हुआ। तो जो ज्ञान है वो वेद है, और जो उससे निकला हुआ है, जो वेदों से निकला हुआ है, वो वैदिक। क्या वेदों में कोई ज्योतिषीय सूत्र दिए हुए हैं? मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है, नहीं। क्या ग्रहों के बारे में बात करी है? बिल्कुल करी है। क्या नक्षत्रों के बारे में बात करी है? बिल्कुल करी है। और ऐसा कोई सूत्र नहीं दिया हुआ, लेकिन कई जगह पर ग्रहों के प्रभाव को बताया गया है। पुरुष सूक्तम एक ऐसा सूक्तम है जो हर प्रकार की पूजा में उपयोग होता है, तांत्रोक्त हो या वैदिक हो या नॉर्मल कोई पूजा हो। उसमें एक आवश्यक मंत्र आता है कि चंद्रमा मनसो जातः, यानी कि चंद्रमा मन के कारक हैं। मन अगर आपको समझना है तो चंद्रमा मन की तरह है, मन के कारक हैं। जो ज्योतिष का थोड़ा सा ज्ञान रखते हो, जो मेरे चैनल देखते थे, उसमें हमेशा मैं यही कहता हूँ कि चंद्रमा मन के कारक है। तो ऐसा नहीं है कि वेदों में ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं कहा गया। हाँ, जो बाद में फिर ऋषि मुनि आए, उन्होंने उसको एक पूरी परिभाषित कर कर अलग अलग सूत्र दिए हैं, पर ज्योतिष का विवरण अवश्य वेदों में है। उन सूत्रों के रूप में ना हो कि हाँ बताया कि भाई इस भाव में ये बैठा है तो ये होगा, ये दशा है, वो शायद उसमें नहीं है, शायद क्या नहीं है उसमें, लेकिन विवरण है। उसमें बताया है कि हाँ ज्योतिष एक महत्वपूर्ण विद्या है, जिसमें ज्योतिष में जो ग्रह हैं उनकी बात करी गई है। ऋग्वेद में ग्रहों की ऋचाएँ मिल जाती हैं, उनके पूजन के लिए ऋचाएँ मिल जाती हैं, नक्षत्रों के मंत्र मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैदिक नहीं है। हाँ, फिर जो उसका पूरा विवेचन के स्वरूप में जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, वो फिर कई ऋषि मुनियों ने अपनी लिखी, पर ज्योतिष अपने आप में वैदिक है। और इसका इससे बड़ा प्रमाण क्या मिल जाए कि उसको वेदांग में स्थान मिली है। वेदांग, वेदों के अंग, 6 वेदों के अंग बताए गए हैं। वेद कितने प्रकार के हैं सबको पता ही होगा, जिसको नहीं पता एक बार बता देता हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसमें ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो 6 प्रकार के वेदांग कहे गए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो उसमें 6ठे नंबर पे जो चीज़ आती है वो ज्योतिष है। अब इसमें जितने भी ये 6 वेदांग हैं, इनको इवन वेदों के एक बॉडी पार्ट से भी कनेक्ट किया गया। मैं इन सब की थोड़ी थोड़ी आपको परिभाषा देता हूँ। एजुकेशन या फिर शिक्षा जो है, मैं फिर से कहूँगा ना, इंग्लिश शब्द बहुत उसको रिलेट नहीं करते, पर शिक्षा हम, क्योंकि कुछ लोग समझ नहीं पाते, हिंदी नहीं आती, तो उनके लिए मैंने इंग्लिश भी यहाँ पे डलवाई है। एजुकेशन या कहिए शिक्षा, जो एक पार्ट है वेदांग का, वो फिनेटिक्स है। आप लोगों में से कभी किसी ने कोई वैदिक मंत्र पढ़े हो या पढ़े क्या बल्कि सुने हो, तो आप देखते होंगे उसमें बहुत अलग अलग उच्चारण होते हैं। कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी स्थिर करते हैं। आप कोई वैदिक ब्राह्मण आप देखेंगे, वो जब उच्चारण करते हैं अपने हाथ ऐसे ऐसे लेकर जाते हैं, तो जब ऊपर जाना है तो ऐसे लेके जाएंगे, नीचे लाएं, तो वो पूरा जो फोनेटिक्स जो होता है वो कहीं ना कहीं कब किस चीज़ का कैसा प्रोनाउंसिएशन करना है, वो यहाँ पे शिक्षा में बताया जाता है। अगला है कल्प, जो वैदिक रिचुअल्स होते हैं कि भाई कब पूजा होनी है, किस प्रकार से पूजा होनी है, वेदी कैसे बनेगी, जो रिचुअलिस्टिक पार्ट है उसको कल्प कहते हैं। अगला है व्याकरण। व्याकरण तो सबको पता ही है। अब जो वैदिक व्याकरण होती है वो काफ़ी अलग होती है। जो गुरुकुल से पढ़ते हैं प्रॉपरली, उनको पढ़ाई जाती है, बहुत मुश्किल भी होती है और बहुत अलग भी होती है। अगला है निरुक्त। निरुक्त क्या होता है? निरुक्त किसी भी वर्ड के को समझना, किसके उसके ओरिजिन तक जाना कि भाई ये वर्ड है कहाँ से निकला है। संस्कृत बहुत साइंटिफिक एक लैंग्वेज है, उसमें हर एक शब्द का मतलब निकलता है कि क्या मतलब है, बहुत बहुत डीप है। मैं ये नहीं कहूँगा मैं संस्कृत बहुत ज़्यादा पढ़ी, लेकिन मैंने 1-1.5 साल डिप्लोमा कोर्सेज करे हैं, तो जो पढ़ते हैं संस्कृत उनको तो सच में सैल्यूट है, क्योंकि बहुत डीप एक पूरी लैंग्वेज ये संस्कृत है, जिसमें बहुत डीप तक जाकर शब्दों के मतलब निकलते हैं, हर शब्द के मतलब वहाँ पे आते हैं। और सबसे ज़्यादा वोकेबलरी भी अगर किसी लैंग्वेज में है तो संस्कृत में ही है। तो निरुक्त क्या है? उन वर्ड्स के ओरिजिन, उनके मीनिंग को समझना। और छंद, छंद होता है कि एक कोई भी मंत्र है, श्लोक है, वो कैसे बोला जाएगा।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये इस प्रकार से बोला जाएगा। अनुष्टुप छंद है, गायत्री छंद है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो किस प्रकार से उसको बोला जाए, कितने जगह पे रुकना है, क्या उसका मीटर, इसको वैसे मीटर कहते हैं कि श्लोक का मीटर क्या है। और छठा पार्ट तो जैसे हमने डिस्कस किया है कि ज्योतिष, अब इनको किस किस पार्ट से बोला था। एजुकेशन या शिक्षा को वेदों की नाक कहा गया है, कल्प को वेदों का हाथ कहा गया है, व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है, निरुक्त को वेदों के कान कहा गया है, और छंद को वेदों के पैर कहा गया है, और ज्योतिष जो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ज्योतिष को क्या क्या गया है, ज्योतिष को वेदों की आँख कहा गया है, यानी कि आइज ऑफ वेदास। इसीलिए ज्योतिष की परिभाषा और ज्योतिष का महत्व इतना बढ़ जाता है कि एक ऐसी चीज़ जो जिसको वेदांग में आँखों का महत्व दिया गया है। आँखों के बिना व्यक्ति क्या देख सकता है, क्या समझ सकता है, उसकी जो सेंसेस हैं कितनी लिमिटेड हो जाती हैं। इसीलिए जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष को वेदों की आँख कहा गया है, और आप समझ सकते हैं कि महत्व कितना है ज्योतिष का। तो ये कहना कि ज्योतिष वेदों का पाठ नहीं है, वेदों का अंग नहीं है, बिल्कुल तर्कहीन है। ज्योतिष बिल्कुल वैदिक है, वेदों का पाठ है। वैदिक मतलब ये नहीं कि वो वेदों में ही उस सब कुछ लिखा हो, वेदों में बहुत कुछ है जिसके बारे में आगे चलकर लोगों ने अपनी व्याख्या की। तो ज्योतिष का एक वेद से लेना देना है। इस पाठ का बताने का या इस चीज़ को बताने का यही मेरा तात्पर्य था। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें हमने थोड़ा बहुत ज्योतिष के बारे में जाना कि ज्योतिष क्या है, उसका उपयोग क्या है। आगे तो हम अवश्य चलेंगे ही, लेकिन जब तक एक बेसिक नॉलेज नहीं हो तब तक कोई अर्थ नहीं है आगे बढ़ने का। 3 प्रकार की ज्योतिष क्या होती है और वेदांग क्या होते हैं। जो ज्योतिष में सच में कल को आपसे कोई ज्योतिष सीख रहा है, किसी ने पूछ लिया कि भाई क्यों वैदिक बोला है, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, तर्क देना चाहिए कि हाँ हम ये बता सकते हैं कि ये वैदिक ज्योतिष क्यों कहा जाता है। तो आगे हम बढ़ते रहेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा और आपको पसंद आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।